तो हमारे पास एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार प्लीज चरगाफ रूल थोड़े से मुझे एक्सप्लेन करके बता दो। तो चरगाफ रूल को जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो एक चीज समझ लीजिए कि चरगाफ रूल तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन चरगाफ रूल आया कैसे है और उन्होंने किसके बाद अपना काम चालू किया है ये हमें ज्यादा क्लियरली पता होना चाहिए। यूजुअली साइंस में साइंटिस्ट किसी को रेफरेंस मानकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से ये पर्सन जिन्हें हम लोग यहां कहते हैं अरविंद चरगाफ, वो जिस लाइन ऑफ एक्शन पर बढ़ रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस से एक बात समझिए कि ऐसा कहा गया कि डीएनए में 4 काइंड्स, सिर्फ 4 नहीं बोले, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड को लोग समझ भी सकते हैं कि एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नहीं 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 नहीं, यहां पे है 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात, कि 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स को लिया गया हो। और वो कौन कौन से हैं? वो है ए, टी, जी और सी। तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस कहती थी कि ये 4 तरीके के बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अरविंद चरगाफ इसी के पीछे थे और इसको पढ़ते पढ़ते अरविंद चरगाफ जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। ये कुछ इस तरीके की बातों को मानने लग जाते हैं जिसमें उनका विश्वास हो जाता है कि ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी का लगभग सम 100% आना चाहिए, तभी तो हम लोग ऊपर की बात को कंफर्म कह सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये जो बातें अरविंद चरगाफ ने यहां पर बताई हैं वो आगे चल के वॉटसन एंड क्रिक हेलिकल मॉडल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अच्छा, चरगाफ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि दैट ही मेट वॉटसन एंड क्रिक, वो वॉटसन और क्रिक से मिले, ठीक है, लेकिन वो उनके साथ अलाइंड नहीं हुए। उन्होंने 1952 में अपनी कही हुई बातें या ये कहिए अपनी समझी हुई चीजें वॉटसन और क्रिक को बता दी, लेकिन कभी उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने। और वॉटसन एंड क्रिक इसको यूज करके आगे जाके फिर डीएनए डबल हेलिक्स प्रपोज करते हैं। अब इसको प्रपोज करने के पीछे जो भी रहा हो, अरविंद चरगाफ की कैसी अंडरस्टैंडिंग रही हो वॉटसन और क्रिक से, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें पढ़ना है वो वाली बातों को जो चरगाफ ने बताई और जिन्हें बताया गया है एस चरगाफ रूल। ये चरगाफ के जो रूल है ना वो एक्चुअली में 2 हैं। कितने? 2। लेकिन उससे पहले जो बातें आ गई हैं जरा उन्हें इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करना, श्राप लगेगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इसको किस तरीके से चरगाफ अपनी बातों में इंक्लूड कर रहे हैं वो वाली बातें समझिए। जैसे पहली बात कि स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्पेसिफिक पेयरिंग के होने की बात वो कहते हैं और उसका रीजन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और तब हमें बताया जाता है कि ए पेयर्स विद टी जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और दूसरा बोला जाता है जी पेयर विद सी जिसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। टोटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अरविंद चरगाफ खुद एक बायोकेमिस्ट है कि कौन हाइड्रोजन डोनेट करेगा, कौन गेन करेगा, ये सारी बातें उन्होंने बता दी हैं। इस तरीके से अगर ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो एक डीएनए के अंदर ए और टी का रेशियो 1 होना चाहिए और जी और सी अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो जी और सी को बराबर होना चाहिए, यानी उनका रेशियो भी क्या आना चाहिए? 1। तो ये सबसे पहले बताई जाने वाली बात आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि ए अपॉन टी इज 1, जी अपॉन सी इज ऑल्सो 1, राइट। ये हो गई पहली चीज। अब अगर मैं इसी को थोड़े अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूं, जस्ट इन द लाइन विद द फर्स्ट, वो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना उसी अलाइनमेंट के बेसिस पर ये वाली बातों को जोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इंस्पायर्ड है, पूरा मैथ है ये, कुछ अलग नहीं, ठीक है।
तो जरा देखिए इन दोनों को 1 और 2 को आपस में मिला के मैं जब चलता हूं तो मैं ऐसा लिखता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिए कि अगर मैं लिखता हूं कि A प्लस G, ये दोनों कौन होते हैं? प्यूरिन्स, राइट। और जबकि हमें यह पता लग गया है कि एक बेस पेयर में, मुझे यह कह दिया गया और बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, इन अ बेस पेयर एक साइड में प्यूरिन होती है और दूसरी साइड में पिरिमिडिन होती है। ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है। आइदर फॉर्म्स, जैसे इधर अगर ए होगी या फिर जी होगा तो सामने ए के तो टी होगा, जी के सामने तो क्या होगा? सी होगा। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, ए प्लस जी यानी प्यूरिन, ए प्लस जी यानी प्यूरिन इज इक्वल टू, लिखने का तरीका देखो, ए किसके बराबर होगा? टी के, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जी किसके बराबर होगा? सी के, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास एक और एक इक्वेशन निकल कर आ गई, दैट इज ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, यानी प्यूरिन बिकम इक्वल टू पिरिमिडीन, राइट। खैर इस तरीके से मैं ये लिख दूंगा कि ए प्लस जी अपॉन यानी अमाउंट ऑफ प्यूरिन अपॉन सी प्लस टी यानी अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन इज इक्वल टू 1। लीजिए आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ओके, अच्छा, मूर्खों की कमी नहीं दुनिया में, वो ये कह सकते हैं कि ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी है, तो वो ऐसे भी कह सकते हैं इसके लिए कि इसका मतलब तो ए प्लस जी अगर 40 है तो उनका कहना हो जाएगा कि सी प्लस टी भी क्या होगा? 40 होगा। तो यानी सर ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इक्वल टू, तब भी तो 1 आ जाएगा। नहीं भाई, इस डेटा को आप लोग सही नहीं मानेंगे, गलत। क्या लिखा है 1 पर? ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी कितना होना चाहिए? 100। तो क्या ये 40 प्लस 40 100 आया? नहीं आया। यानी ये कह रहे हैं कि ए प्लस जी जो होता है अप्रोक्स कहां तक आ जाएगा? 50, और सी प्लस टी अप्रोक्स कहां तक पहुंच जाना चाहिए? 50 तक। डीएनए में ऐसी चीजें होती हैं, राइट। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू तो सिर्फ 40 अपॉन 40 भी 1 होता है, 30 अपॉन 30 भी 1 होता है, 10 अपॉन 10 भी 1 होता है। तो सर ये तो, अरे भाई रूल है यार, ठीक है। और ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी जो है वो 100 आना चाहिए, 100 से कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं, परसेंटेज है, ठीक है। तो एक और एक मतलब भी समझ लो, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिखी है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने यहाँ जो भी चीजें लिखी हैं सब सब्स्टिट्यूट करके लिखी है। तो एक और एक चीज भी समझ लो, ऑल्सो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी जो आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, ना जी, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो क्या होती है? इंस्टेड किसी स्पीशी के लिए कांस्टेंट होती है। इंस्टेड दिस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशी। यानी जैसे हम यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे लिए डीएनए जो होता है वो 80 रिच होता है, और प्रोकैरियोट जो होता है उसके लिए डीएनए जीसी रिच होता है। इस कारण से ये जो रेशियो की वैल्यू ऊपर है ना, यूकैरियोट के लिए ग्रेटर देन 1, प्रोकैरियोट के लिए लेस देन 1 होगी। अच्छा वो सब छोड़, जीसी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3। तो अगर किसी ने बाई चांस यहां पर एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया, ये याद आ गया इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूं, बाद में मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि वो चरगाव रूल से रिलेटेड नहीं है, वो कॉमन सेंस से रिलेटेड है, कॉमन बुद्धि से रिलेटेड है। कोई अगर तुमसे ये पूछे कि दैट आपके पास में 2 डीएनए सैंपल्स हैं, आपके पास 2 डीएनए सैंपल दिए हुए हैं, और वो 2 डीएनए सैंपल्स में डीएनए सैंपल A and B are respectively 80 rich, GC rich। तो आपसे पूछा जाता है बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा या B का? तो मैं कहूंगा GC रिच का
ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, राइट। तो यानी B का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन कॉमन बनते हैं, ठीक। ऐसे ही तो सिंपल से क्वेश्चन करने, बहुत ज्यादा कोई टफ वाला नहीं है। आप ये याद रखिए कि चरगाव बेस इक्विवेलेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको मिल सकते हैं एक ओलंपियाड्स के अंदर अलग अलग, आपको नेस्ट के एग्जाम्स के अंदर, आपको नेट के एग्जाम्स के अंदर, या फिर आपको मिल सकते हैं ऑब्वियसली नीट के एग्जाम में शायद आ जाए तो डायरेक्ट लाइन वाले आएंगे, ठीक है। अभी जैसे एक बात और बता देता हूं, ये जिन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अब जैसे एक बात हम कहते हैं कि ये जो हमने लिखा है ना चरगाव रूल, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये चरगाव के जो रूल्स लिखे हैं वो एप्लीकेबल किसके लिए है, वॉटसन और क्लिक से रिलेटेड काम है। तो यानी ये एप्लीकेबल किसके लिए हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, एज एक्सप्लेन्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, जिसका नाम है बी डीएनए। नॉट एप्लीकेबल किसके लिए नहीं लगता है, तो वो ध्यान से सुनिए, जिसके लिए नहीं लगता है वो भी सुनिए। जिसके लिए ये नहीं लगेगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब ये किसी भी तरीके के आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। यानी मुझे एक क्वेश्चन इस तरीके का मिले जिसके अंदर कोई ये कहे कि आपको अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस दिए और आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। जैसे एक एग्जांपल लो कि एक रेसिड्यू यानी एडेनिन की वैल्यू दी है, इन अ डीएनए सैंपल इज 17%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है कि वो सिंगल या डबल है, तो बाय डिफॉल्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मानूंगा। तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू जो होती है वो टी के बराबर होती है, हेंस टी की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 17, क्योंकि यहां पे दिया है ना 17, ए 17 आपको दिया है, तो टी निकल गया, पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा निकालना है तो मैं कहता हूं कि भाई ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। अब मुझे ए और टी की वैल्यू पता है, 17 प्लस 17 34 है, तो जी प्लस सी की वैल्यू का कितनी आ जाएगी, 100 में से सब्सट्रैक्ट करके आ जाएगी ना, दिस विल बी 66%। तो ये आ गया जी प्लस सी। ये आपके दोनों आंसर्स आ गए भाई, ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। ये आ गया टी 17% पर और दूसरा जीसी आ गया 66% पर, राइट। और किसी तरीके का क्वेश्चन, चलिए वो भी बता देता हूं। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने को कहते हैं, ठीक है। आपको दिया गया है कि बेसिस का प्रपोर्शन दे दे और बोले कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करो, ठीक है। वन पिच का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं वन पिच का मतलब होता है 1 टर्न, और 1 टर्न का ही मतलब है 10 बेस पेयर या फिर कहिए 20 बेसिस, ठीक है। इसका मतलब वो मेरे से कह रहे हैं कि दैट 10% ऑफ 20 क्या होता है, 10% ऑफ 20 की बात आती है 2। किसके नंबर दिए हैं, ए के, और अगर 2 ए है तो इसका मतलब है 2 कौन होंगे, टी। यानी 2 जगह पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। बच कितने बेस गए बेटा, टोटल बेस है 20, मैंने कितने लिखे अभी तक, 4, 2 ए और 2 टी मिलाकर 4 हो गए, ठीक है। ए प्लस टी मिलाकर कितने बेस हो गए, 4। अब बच कितने गए हैं, 16, 16 कौन होंगे, जीसी। इनके नंबर भी इक्वल इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब 8 होगा जी, इसका मतलब 8 होगा सी। यानी 8 जगह ऐसी होंगी जहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इस तरीके से मैं ये कहता हूं, यहां तो हो गए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर हो गए 24, तो टोटल हो गया 28। यानी आपका आंसर है यहां पे 28 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे आपका आंसर 28 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से किए जा सकते हैं। दूसरा कोई और क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब जैसे एक और एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। अब यहां पर हमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिए गए हैं कितने, 700। अब बेटा ये थोड़ा ना प्रो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जरा ध्यान दें। और मुझे बोला है टोटल 700 बॉन्ड्स है, ये नहीं बताया कि डीएनए कितना लंबा है, मुझे सिर्फ एडेनिन के नंबर बताएं कितने, 10%,
ठीक है, कि 10% है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए आसानी के लिए मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। रूल में कुछ मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, रूल में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देख। यहां पे लिखा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां लिखा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, AT और GC के बीच में। तो अगर मुझसे कोई पूछे ना कि AT से GC के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का रेशियो क्या है, तो क्या लिखना, 2:3, याद रहेगा, 2:3। ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए काम आने वाली चीज है, बाकी जगह इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। ध्यान रहिए 2:3 का रेशियो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का DNA के अंदर। चलिए आगे 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 हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन, जो मैंने कहा थोड़ा सा ना प्रो लेवल का। अब ध्यान से सुनना, 700 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 700 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसमें AT का प्रोपोर्शन 2 और GC का प्रोपोर्शन 3 होगा, ठीक है, क्लियर। 2:3 के रेशियो में होने चाहिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेकिन किसके, यहां पे क्या मुझे नंबर ऑफ बेसिस दिए हैं, मुझे यहां पे नंबर ऑफ बेसिस दिए हैं क्या? आइडियली तो मुझे नंबर ऑफ बेसिस यहां पे बताया ही नहीं है इन लोगों ने, तो फिर मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, यहां पर मैथ्स है और बहुत लोअर लेवल की मैथ्स है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई लेवल की मैथ्स होगी, बहुत सिंपल से लेवल की मैथ्स आपको यूज करनी है। जैसे वो करा था ना लेट इट बी एक्स वाली बात, ठीक है ना, लेट इट बी एक्स वाली बात। तो ध्यान से सुनना, तो 10% है, नंबर ऑफ बेसिस पता नहीं है, तो लेट इट बी एक्स, इसे क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, ठीक है। अब मेरे से ये कहते हैं कि ए क्या है, ए इज 10% ऑफ एक्स, यही दिया है ऊपर के हिसाब से कि टोटल जो है एडेनिन जो है 10% है, तो उसी को मैंने यहां पे ले लिया 10% ऑफ एक्स। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.10 ऑफ एक्स होनी चाहिए। जब ए की वैल्यू इतनी है तो मतलब टी इसके साथ है, ठीक है, केवल ए नहीं, ए भी 10% है तो टी भी कितना होना चाहिए, 10%। ये वैल्यू टी के लिए भी चलेगी, ये वैल्यू टी के लिए भी चलेगी। तो मतलब जीसी की वैल्यू कितनी बची, जीसी की वैल्यू कितनी बची, 100 माइनस 90, सॉरी 100 माइनस 10, तो वो बची 90, यानी जीसी की वैल्यू में लिखूंगा 0.90x, राइट। अभी देखिए 700 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मुझे 2 टाइम्स क्या लेने पड़ते, या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी जगह पे होते, 0.10x पर होते, यानी 10% जगह पर, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे वो 90% जगह पर है, 0.90x पर है। इस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू निकल जाएगी, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू जो आती है वो वैल्यू यूज करेंगे सारे कंटेंट को निकालने में। उन्होंने मुझे क्या फाइंड आउट करने को कहा है, मुझे ग्वानिन निकालने को कहा है। बहुत सिंपल है, मैं x की वैल्यू निकालता हूं, 700 डिवाइडेड बाय 2.90 करता हूं, इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 241। तो मैं निकालूंगा वैल्यू किसकी, जीसी की, जीसी है 0.90 ऑफ 241, ठीक है। अगर कैलकुलेट करता, मतलब अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो ये वैल्यू जो बन जाएगी, दिस वैल्यू विल कम अप्रोक्सीमेटली अराउंड 217 के आसपास या 216 के आसपास, राइट। और उसी के बेसिस पे मैं कह देता हूं कि मेरे को अगर ग्वानिन के नंबर चाहिए होते तो वो वैल्यू क्या आएगी, इसी के बेसिस पे निकल आएगी, ठीक है। जीसी के नंबर मेरे पास आ गए हैं, तो जी का नंबर क्या आ गया, इसका हाफ, ओके। जी का नंबर जो होगा इसका हाफ हो जाएगा। दैट इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ऐसे सब न्यूमेरिकल जो है वो चरगाव बेस इक्विवेलेंस के बेसिस पर हम लोगों को पूछे जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द चरगाव रूल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को इंक्लूड करके वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन हुआ था, ओके। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू। कोई और टॉपिक लगे तो आप श्योरली बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे मैसेज करोगे तो वो टॉपिक्स ब्रीफ में बता दिए जाएंगे। थैंक यू।